Hello students, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Hind classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 3.6. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ अनदर टाइप के इक्वेशंस के बारे में विच आर नॉट लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो देखिए टॉपिक भी ये लिखा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. यानी कि अब आपको इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं देगा, आपको रैंडमली कोई और इक्वेशन देगा, आप उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बना सकते हैं. देन जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं. देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन. अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो डायरेक्टली कर लेंगे, तो बेटा डायरेक्टली सॉल्व करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए सिंपली आपको मैं एग्जाम्पल नंबर 17 करा रहा हूँ. ठीक है, और आप समझ जाएंगे फॉर्मेट. आपको कोई भी फॉर्मेट दे देगा, जैसे लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और नेक्स्ट दी गई है 5/x माइनस 4/y इक्वल्स टू -2. सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में. देखिए आपके सामने एक इक्वेशन दी गई एग्जाम्पल 17 में, आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों? बच्चा कह सकता है सर ax प्लस by अपोन में तो x है, नहीं, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, और आपको थोड़ा सा मैं हिंट दूं. ठीक है, ये 2x की पावर -1 है, राइट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके आऊँगा पावर नेगेटिव हो जाएगी. क्लियर है? प्लस 3y की पावर -1 है इक्वल्स टू 13. इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते. आपको यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे xy एलसीएम आ जाएगा, तो 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 13xy. xy जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बात समझ रहे हैं ना? तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी. उन प्रॉब्लम्स को हम पहले हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में बदलेंगे, फिर हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. लेट्स से, और मैं आपको एग्जांपल लिख के देता हूँ. ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 5/x माइनस 1 प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल्स टू 4. इसी तरीके से 9/x माइनस 1 प्लस 8/y माइनस 2 इक्वल्स टू 6. देखो जरा आपके सामने लिखा है, क्या यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है? नहीं. देख लीजिए आप. और अगर आप इसको इस तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व करने चल दिए, यू विल फेस वेरी डिफिकल्टी टू सॉल्व इट. नाउ वी विल यूज अ स्टैंडर्ड टेक्निक which will help you to find out the solutions of the equation very easily. That is a technical way. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब समझते हैं मैं करूँगा क्या. देखो आप थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूँ. एग्जाम्पल सॉल्यूशन करने से पहले हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं और बेहतर रहना चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए. मैं यहाँ पर 1/x वेरिएबल को ध्यान से सुनिए, 1/x वेरिएबल को मैं a मान लूँ एंड 1/y वेरिएबल को मैं b मान लूँ. तो ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13. समझ गए? देखो 1/x को मैंने a लिखा है ना, तो देखो a तो न्यूमरेटर में ही आएगा क्योंकि मैंने 1/x को a माना है. तो कोफिशिएंट 2a हो गया प्लस 3b हो गया इक्वल्स टू 13 हो गया. सिमिलरली ये इक्वेशन देखो, ये हो जाएगी आपकी 5a माइनस ये कितना है 4b इक्वल्स टू -2. तो देखो आपको समझ आ रहा है ये लीनियर इक्वेशन बन गया लेकिन नहीं बन गया. देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वहाँ x और y वेरिएबल हुआ करते थे, यहाँ पर a और b वेरिएबल ले लिया हमने. क्लियर हो गई बात? फॉर्मेट तो वही है. ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल a का कोफिशिएंट 2 है, वहाँ वेरिएबल x का कोफिशिएंट a हुआ करता था. समझ रहे हैं? यहाँ पर वेरिएबल b का कोफिशिएंट 3 है, वहाँ पर वेरिएबल y का कोफिशिएंट b हुआ करता था. एंड अनदर कांस्टेंट टर्म 13 है और वहाँ पर कांस्टेंट टर्म c1 हुआ करती थी. गॉट द पॉइंट क्लियरली? सिमिलरली देखो मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? मैं 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू लेट्स से कुछ और मानता हूँ u मान लेता हूँ.
और ये देखिए एंड 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू मैं v मान लेता हूँ. When I will substitute this value in this equation, it's become 5u plus 3v equals to 4. This is the format of linear equation in two variables u and v. Clear है? And this also 9u plus 8v equals to 6. So that's a way. हम ये क्या करेंगे, जो हमें वो डिफरेंट सी इक्वेशन दी गई है ना, उसी को हम किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे और उस वेरिएबल के बेसिस पर उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस वेरिएबल की वैल्यू जो u और v की वैल्यू आएगी वो इस लेट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. क्लियर है? समझ गए बात को? ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड टू द वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा. मैंने आपको फॉर्मेट समझा दिया है. ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है इसमें. ठीक है, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ सकती है. एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद पता चला एक और इक्वेशन बन जाएगी. समझ रहे हैं? ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप डायरेक्टली वे से करने की कोशिश करोगे बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फटाफट विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 17. तो एग्जाम्पल नंबर 17 देख लेते हैं बेटा. क्या है? सी 2x plus 3y equals to 13. Then 5x minus 4y equals to minus 2. क्लियर हो गई बात? क्या करूँ मैं? लेट बहुत प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और मैं प्रॉपर तरीके के पीछे ज़्यादा पढ़ता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी कीमत पे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटें. यू वेरिएबल मान लिया मैंने एंड 1/y equals to v मान लिया. नाउ substituting value, tuting the value. तो देखिए ध्यान से, ये 1/x है. 1/x की जगह u ले लिया तो 2u plus 3v equals to 13. क्लियर? सिमिलरली कितनी बन जाएगी? 5u minus 4v equals to minus 2. एंड आई लव टू डू एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एलिमिनेशन से कर रहा हूँ. बच्चे क्रॉस से करिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए या एलिमिनेशन से करिए, इट्स योर विश. ओके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके लिए कोई बंदिशें नहीं हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलरली इस एक्सरसाइज में किसी पर्टिकुलर वे को नहीं रिकमेंड किया जा रहा है. ठीक है, यू कैन यूज एनी वे. ठीक है, तो मैं आपको साफ बताऊँ, मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दोनों 12 बन जाएंगे. ठीक है, और मेरा काम हो जाएगा आसान. तो ध्यान से देखिए, आई एम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. मल्टीप्लाइंग बाय किससे? 4 इन दी इक्वेशन फर्स्ट एंड by 3 in the equation second. तो देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा? 8u 4 2 जा 8, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12v इक्वल्स टू 13 4 जा 52. गॉट इट? ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो गई. नेक्स्ट लेट्स मूव अप, देखते हैं. और यहाँ पर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है. 5 3 या 15u माइनस 4 3 या 12v इक्वल्स टू 3 2 6. इक्वेशन नंबर 4. नाउ आई विल यूज द वे विच एलिमिनेट करूँगा. और यहाँ पर आपको पता है इक्वेशन को सम अप करेंगे या डिफरेंस करेंगे बेटा? साइन चेंज करूँगा ना मैं, एलिमिनेशन में साइन चेंज करता हूँ. करूँगा करूँगा ना, करूँगा है ना? श्योर श्योर, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द साइन बेटा. मैंने आपको पहले बताया था, जिसको हम एलिमिनेट करते हैं हमको पता है वो ऑलरेडी डिफरेंट साइन है. तो वाई आई चेंज द द साइन ऑफ द, वी आर नॉट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट. अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ना बेटा तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये सम हो जाएगी. 12 और 12 24 आ जाएगा. समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आप साइन को चेंज नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे.
क्योंकि एक पॉजिटिव दिया है, एक नेगेटिव दिया है. द पर्टिकुलर टर्म्स विच यू आर गोइंग टू बी एलिमिनेट दैट इज ऑलरेडी हैविंग अ डिफरेंट साइन, यू नो नीड टू चेंज द साइन ऑफ द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन. क्लियर है? तो दिस इज डिविजिबल. ओ माय गॉड, ये तो खतरनाक डिविजिबल हुआ. दिस इज डिविजिबल. ओके, तो आपने देखा 12v से 12v डिविजिबल हो गया. ये सम अप हो जाएगा 8u प्लस 15u. देन 52 में से 6 माइनस करें कितने हो गए बेटा? 46. सम अप कर लेंगे कितना हो जाएगा? 23u इक्वल्स टू 46. 23 टू 46. u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2. क्लियर है? u की वैल्यू 2 ही आते ही आप जश्न बनाएंगे. ठीक है, और फटाफट आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ देखिए फटाफट. हाँ बेटा देखिए, मैं क्या करने वाला हूँ, u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूँगा. तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ या थर्ड में, किसी में कर लूँ. फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में देखो तो ध्यान से देखिए, 2 इंटू यू की जगह 2 प्लस 3v इक्वल्स टू 13. ये हो गया 4 प्लस 3v इक्वल्स टू 13. 3v इक्वल्स टू 13 माइनस 4. मैं डायरेक्टली 9 ही लिख दूँ. 9 एंड देन 3 3 जा 9. v की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3. बच्चा यहीं छोड़ जाएगा और यहाँ आप छोड़ नहीं सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये u और v वेरिएबल थोड़ा ना थे. वेरिएबल तो x एंड y थे इक्वेशन के. हम यहाँ पर u और v की वैल्यू थोड़ा निकाल के देंगे. समझ गए? हमें वेरिएबल, मेन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, और मेन वेरिएबल यहाँ पर थे x एंड y वेरिएबल. तो ध्यान से देखिएगा. नाउ ये जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी ना, दिस, अब इसको यूज करने का टाइम आ गया. नाउ 1/x इक्वल्स टू u है, तो आप u की वैल्यू पुट करेंगे. 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया? 2. तो x की वैल्यू आ गई 1/2. क्लियर है? क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, एक्सचेंज कर दिया 2 हियर एंड x हियर. और ध्यान से देखिएगा, c 1/y इक्वल्स टू v, और v की वैल्यू 3 थी. 1/y इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 1/3. दैट इज द आंसर. कितना आसान है. क्लियर हो गया? सो बेटा ये है आपके आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एग्जाम्पल नंबर 17 देख लेते हैं. आंसर क्या यही थे. इन्होंने PQ माने थे, हम कुछ भी माने. 1/2 1/3 आंसर है. दैट्स ग्रेट. ठीक है, यस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके का है. एग्जाम्पल नंबर 18 बेटा, तो फटाफट देख लेते हैं. और आई होप इसमें कुछ भी आई मीन डिफिकल्ट नहीं है इस एक्सरसाइज में. क्लियर है? बहुत आसान एक्सरसाइज है. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18. सेम क्वेश्चन है, सेम वही. आपको यहाँ पर x-1, देखो आपको पहचानना कैसे. अब यहाँ पॉइंट की बात समझिए कि किसको हम लेट करेंगे पहचानने का, क्योंकि अभी तो आपको हलवा मिल रहा है. शीट के क्वेश्चन में आपको हलवा नहीं मिलेगा. देखिए यहाँ भी x-1, यहाँ भी x-1. जब सेम डिनोमिनेटर है या सेम कोई भी आपको वेरिएबल का फॉर्मेट नजर आ रहा है, फॉर्म नजर आ रही है, उसी को लेट कर लो. क्लियर है? और यहाँ पर भी y-2 है, यहाँ पर भी y-2 है. लेट से अगर मैं कुछ देर के लिए थोड़ा आपके दिमाग को ठंडा कर दूं और मैं इसको 2 मान लूं यहाँ पर. अब बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर x-1 ही लिखेंगे, यहाँ पर भी x-1. उसको क्या मानेंगे? 1/x-1 को अनदर वेरिएबल मानेंगे. और ये अपॉन में 2 ऐसे ही लिखा जाएगा. एलसीएम लेके सॉल्व करना या फिर ये 2 से 6 डिविजिबल हो जाए वो बात अलग है. ठीक है, समझ रहे हैं बात को, पॉइंट की? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आप सॉल्व करेंगे खुद ही. ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ फटाफट. एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. नाउ लेट 1/x-1 इक्वल्स टू u या p मान लेता हूँ, p एंड 1/y-2 इक्वल्स टू q. तो ध्यान से कितना आ गया देखिए, 5p प्लस q इक्वल्स टू 2. ये हो गई पहली इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन हो गई 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन बेटा आपके पास है. अब आपको करना क्या है? सिंपली सब्स्टिट्यूट
करेंगे क्या, मैं तो भाई सिंपली इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्यूब में, क्योंकि ये 3 क्यू बन जाएगा, ये भी 3 क्यू है, और दोनों के साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोथ टर्म विच इज गोइंग टू बी एलिमिनेट इट इज ऑलरेडी हैविंग अ डिफरेंट साइन। गॉट द पॉइंट? नाउ दे कैन इजिली बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो नाउ multiplying by 3 in the equation first, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 5 3 15p माइनस 3q प्लस का इज 3 2 6, ये इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन 2 मैं ऐसे ही नोट कर लेता हूँ, 6p माइनस 3q इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, दिस इज एलिमिनेटेड, दिस इज एलिमिनेटेड। नाउ 15 में 6 ऐड करेंगे, 21p इक्वल्स टू 7। नाउ p की वैल्यू 7 बाय 21, 7 7 7 3 21, p की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर है? p की वैल्यू 1/3 आ गई है। अब आपको करना क्या है, सिंपली p की वैल्यू आ गई है, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द अनदर q वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और q वेरिएबल आपको कितना दिया गया है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में रख देते हैं फ्रॉम सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 2 में रख देता हूँ। ठीक है, तो ये रही बेटा आपके सामने इक्वेशन 2, 6 इन 2p की जगह 1/3 माइनस 3q इक्वल्स टू 1, तो 3 2 6, तो ये 2 माइनस 3q इक्वल्स टू 1, तो माइनस 3q इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो माइनस 3q इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट गया, q की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक है, p और q में वैल्यू में आंसर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ रियल वेरिएबल। रियल वेरिएबल दिए थे x एंड y, तो जो आपने लेट किया था अब उसका टाइम आ गया है। तो यहाँ पर नाउ हम जानते हैं कितना, 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए कितना p की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो देखिए 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिख रहा है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, और इससे x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करी, देखो 3 बना 3 और x माइनस 1 की 1 से होगी x माइनस 1। नाउ 1 इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स बिकम पॉजिटिव, 3 and 1 4 आ गया। दैट्स ग्रेट, एकदम हलवा, एकदम कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम अनदर वेरिएबल को निकालते हैं q। तो कैसे निकालेंगे, वो कितनी थी 1/y माइनस 2, देखिए 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू q दिया था, और q की वैल्यू 1/3, ये भी 1/3 आई थी हमारी। एक बार चेक कर लेता हूँ, यस यही आ रही है इनकी भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट तो देखिए 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल्स टू y माइनस 2, इससे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। क्लियर है? तो देखिए, तो 4 and 5 इज द आंसर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस NCERT। ठीक है, चलिए लेट डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, हाँ डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। तो प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, अ बोट गोस, ध्यान से समझना, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, एक बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देखो अप स्ट्रीम का मतलब होता है और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम का मतलब ये नहीं कि स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है, स्ट्रीम के नीचे, पानी के अंदर बोट नहीं जाती है, सबमरीन नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहा है पानी के प्रवाह की तरफ, फ्लो ऑफ वाटर। तो आप जानते हैं अगर फ्लो ऑफ वाटर की तरफ ही कोई चीज़ मूव करेगी तो उसकी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो ये तो फिजिक्स जानते ही हैं आप। ठीक है,
तो वो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस करेगा, वो उसका क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा, तो उससे क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें यही बात समझनी है। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स 10 घंटे में कवर किया, और 13 आवर्स में उसने 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर किया। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड बतानी है और साथ ही साथ बोट की स्पीड बतानी है जो कि स्टिल वाटर में है। देखो ध्यान से समझिएगा। हाँ जी, तो देखो हमने स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड हमने मान ली है और हमने स्ट्रीम की स्पीड मान ली है, दोनों हम यहाँ पर यही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए स्ट्रीम का मतलब हो गया झरना, हमने झरने की, भाई झरने की भी तो कुछ ना कुछ स्पीड है, वाटर की यानी फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहने की भी तो कुछ ना कुछ स्पीड है, बोट के चलने की भी कुछ ना कुछ स्पीड है। अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों स्पीड मर्ज हो जाएगी और स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी दोनों की। और जब सिंपल सी बात है, अगर वाटर फ्लो इधर हो रहा है, बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर है, जो फ्लो ऑफ वाटर है, ये इसके स्पीड में रुकावट पैदा करेगा, तो इसलिए हम माइनस करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए हम यहाँ पर बोट की स्पीड मान रहे हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। और देखना उसने एक बात और बोली थी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो हमने स्टिल वाटर की स्पीड मानी है, वॉट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल इन वाटर x किलोमीटर पर आवर मानी है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको सीखनी है, ठीक है, और वो ये सीखनी, उसने लिखा था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में, तो स्पीड, किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट की स्पीड पे ही तो प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, चाहे वाटर की भी स्पीड है तो वो बोट की स्पीड पर ही तो अफेक्ट डाल रही है, समझ गए? तो ध्यान से देखिए, तो स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम की कंडीशन ले रहे हैं, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या बताया मैंने, डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीड और ये स्पीड दोनों मिलकर उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, समझ गए। और स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में देखिए कितनी है, ये क्या होगा, तो ये जो है ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसको रोकने का प्रयास करेगी, इसकी रोके भले नहीं, स्पीड में अवरोध उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, बस ये क्वेश्चन हो गया है। अब क्या करना है आपको, देखो अब आपको देखो क्वेश्चन को पहचानना कैसे कि हम करें किस बेसिस पर। आपने देखा यहाँ पर टोटल टाइम दिया है, तो हमें अब टी को पकड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है T1 प्लस T2 इक्वल्स टू टोटल टी। कहने का मतलब ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, सपोज करो ये मेरे कोचिंग से घर जाने में 1 आवर लगता है, मान लो लेट से, और घर से कोचिंग आने में मुझे 2 आवर लगता है, मान लो थोड़ी देर के लिए। ये मैं स्कूटी से आया, ये मैं पैदल आया, और टोटल मैं कहने लगूँ 3 आवर लगा, बात तो वही होगी ना, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, और कॉन्सेप्ट में क्या दिया गया उसने कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, और टोटल 10 घंटे कवर कर रही है। हमें ये नहीं पता कि अप स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लिया, ये नहीं पता, लेकिन उसने अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम दिया है 10 आवर, तो हम उसको T1 मान लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान से देखिए। नाउ हम जानते हैं फॉर्मूला, एक बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? इससे मैं टाइम की वैल्यू निकालूं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब हम यही कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यही लिखेंगे, फर्स्ट टाइम टेकन बाय
बोट फॉर 30 किलोमीटर, और कैसा 30 किलोमीटर चला था, देखो क्वेश्चन पर आ जाओ, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम के लिए कितना लगेगा, मैंने टाइम अगर t1 मान लिया थोड़ी देर के लिए, सोच लो मन में, ठीक है, t1 टाइम मान लिया, क्लियर, तो कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने 30, और अप स्ट्रीम के लिए आप स्पीड क्या लगाएंगे x + y, ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा आपका किलोमीटर पर आर, नहीं टाइम है ना, आर बन जाएगा खाली, ठीक है बेटा, बन गया। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय बोट फॉर, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आ जाओ, कितना 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो फॉर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये हो गया T2, कितना आ गया 44/x + y r, क्लियर हो गया। और दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम दोनों इक्वेशन एक साथ बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन में अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की वैल्यू आई 30/x + y, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में x - y रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो और टोटल कितना टाइम लिया गया दोनों में लिया गया 10 आवर्स का, ठीक है, क्लियर हो गई। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन आप डायरेक्टली बना सकते हैं, क्योंकि उसने बोला 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 13 आवर का समय लिया, तो 44 किलोमीटर, देखिए 44/अप स्ट्रीम के लिए x + y प्लस कितना था 55 किलोमीटर, वो भी कितना है डाउन स्ट्रीम, उसके लिए उसको कितना लगा 13 आवर्स, समझ में आ गया। अब यार ध्यान से एक बात समझ लीजिएगा, ये मैंने इक्वल्स टू क्यों रख दिया, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, बार बार आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है टोटल टाइम की। यस, ये 40 है बेटा, 44 नहीं है, ये 40 होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, ठीक है, और ये वैल्यू है, ये अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, एक बार गई बोट, एक बार वापस आई, 10 घंटे में लौट कर आई, टाइम देखा, हो सकता है। और ऑब्वियसली बात है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लेगी या डाउन स्ट्रीम में, ऑब्वियसली बात है डाउन स्ट्रीम में टाइम लेगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, वाटर फ्लो ऑफ वाटर क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट को आने में रेदर देन कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। आप कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट समझिएगा, फॉर्मेट सेम क्या है ये देखिएगा, x + y u मान सकते हैं, और x - y और x - y को v मान सकते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। तो इक्वेशन मैं बना देता हूँ, ठीक है, देखिए, हाँ जी, क्या क्या बनी थी हमारी, ये बन जाएगी 30u + 44v, 30u + 44v = कितना हो गया बेटा 10, ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे नेक्स्ट 40u + 55v, 40u + 55v = 13, इक्वेशन नंबर 4। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से कर लो। एलिमिनेशन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप अपना क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तो खुद ही कर सकते हैं। अब आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, किसी में लगाइए, जब आपके पास u और v में वैल्यू आ जाएगी तो आप देख रहे हैं x और y में फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, समझ रहे, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। मैं करा ही देता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कैसे करूँ मैं,
मैं इसमें से कॉमन तो ले सकता था 2, 15 ले सकता था। हाँ तो करो करो भाई, करो 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 करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से कर देता हूँ। 4 3 या 12 और 4 3 या 12। इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 4 इन द इक्वेशन नंबर 3 और मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन द इक्वेशन नंबर 4। तो करते हैं, देखो 4 से करता हूँ, 4 3 या 12, 120 u प्लस 4 4 जा 16, क्या लगा 1, 4 4 जा 16 और 1 17 v इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 5। और 3 से कर देंगे, 3 4 जा 12, 120 u प्लस 3 5 जा 15, क्या लगा 3 5 जा 15 और 1 16 v इक्वल्स टू 13 4 जा 52, इक्वेशन नंबर 6। सॉल्व किया आपने तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस डिविजिबल हो गया। और ये कितना बचा 11b, 176 में से 165 गए, 11 बचा और ये 12 बच रहा है। यही आंसर आ रहा है, कितना खतरनाक सा। नहीं 1/5 आ रहा है, कुछ गलत है क्या? मल्टीप्लाई सही किया है मैंने। हाँ 4 से 4 4 जा 16 क्या लगा 4 4 जा 16 और 1 17, 4 10 जा 40, 4 3 जा 12, तो 13 3 जा 39। ओके, ये 39 आएगा बेटा। ठीक है, 39 देख रहे हैं, तो यह 1 बचा। ठीक है, और 1 बचा तो ठीक है, सही आ गई। v इक्वल्स टू 1/11। ठीक है, v की वैल्यू 1/11 आ गया। अब 1/11 की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। हाँ जी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 4 जा 44। तो आगे देखिए क्या आ गया, देखिए दिस इज 30u और ये हो जाएगा प्लस 4 और प्लस 4 इधर जाके ट्रांसपोर्ट होगा तो कितना आ जाएगा 6, u इक्वल्स टू 6/30 और 6 5 जा 30, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। क्लियर है? चूंकि 1/11 और 1/5 इट्स नॉट अ आंसर। ठीक है, ये यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/5। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, ये अनदर इक्वेशन बन गई। कितनी इक्वेशन बनेगी, 7th इक्वेशन बन गई। ठीक है, 7th इक्वेशन बन गई। और अगर ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ जी बहुत ध्यान से देखो, तो आपको एक और इक्वेशन नजर आएगी यहाँ पर। ये देखिए कैसे, ये देखिए 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है 1/11, इससे x माइनस वाई की वैल्यू 11 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 8 आ गई। और आपको पता है अब 7th और 8th इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये मेन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये तो सिंपली हो जाएगा। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 11। सॉल्व किया, y से y कट गया, 2x इक्वल्स टू 16 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू 8 आ गई और वैल्यू पुट कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो मैंने 8 यहाँ पुट कर दिया, तो 11 में से 8 का कितना बचा 2 8 16, सही है ना। हाँ, माइनस के माइनस में आएगी, हाँ माइनस आ रही या 3। फर्स्ट में पुट करते हैं तो 8, 5 माइनस 8, हाँ तो ये आ गया आपके पास -3 किलोमीटर पर आवर। ये माइनस साइन पता क्या दिखा रहा होगा, वाटर का फ्लो डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। नहीं, इनकी तो 3 आ रही है। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, समथिंग वेंट रॉन्ग क्या।
नहीं 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 नहीं, प्रॉब्लम समझ आ गई आपको, नहीं आई मेरे को अभी। मैंने डाउन स्ट्रीम में x माइनस वाई रखवाया है, x माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम में x माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है, बस यही गलती हुई है, ठीक है। बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यही प्रॉब्लम आएगी, ये देखिए s से, ठीक है, दिस, ठीक है। और ये तो सही कर ही दिए, ओके वेट, नेक्स्ट। इसी तरीके से बस अब ये लेट करने में जो है ना, बस थोड़ा सा ये चेंज आ गया, ये दिस प्लस, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये माइनस की बन गई, ये माइनस था और ये प्लस था, ये प्लस था, ठीक है। और अब 2x इक्वल 16, ये 80 आ रहा है और अब ये +3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। तो ये है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक छोटा सा इशू है, मैं आपको बता दूं, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट टू वाटर, ठीक है, अपोजिट टू स्पीड ऑफ वाटर या डायरेक्शन ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, डाउन स्ट्रीम को हम मान रहे थे लेकिन अप स्ट्रीम होता है, और आपको पता है जब अपोजिट की बात कर रहा है तो इसलिए देखो माइनस आया है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये x प्लस वाई आया है, पूरी इक्वेशन में बस यही चेंज हुआ है। और ये लास्ट में जाके इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया है, पता है क्यों? क्योंकि लास्ट में, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ना x और u और v मान चुके थे, तो u और v मानने पे वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बस यहाँ जब आए तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा था। माइनस में आंसर ये बता रहा है कि आपने जो है डाउन स्ट्रीम को अप स्ट्रीम मान लिया है, अप स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम मान लिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एक्स और वाई आपके सामने निकल कर आ गई। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, एंड टुमारो यू हैव टू फिनिश द एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।